वॉइस नहीं, हमें स्क्रीन भी चाहिए, उसमें सवाल भी सामने दिख रहा हो तो आपको सवाल दिखते हुए एक टीचर की आवाज में जो है वो सारा कुछ सुनाई दिया, तो आप हो गए फिर परेशान। मजीद 80 के करीब बच्चे रिपोर्ट किए जाते हैं कि देने आए थे मिड टर्म, और मीनवाइल पोस्ट रिजल्ट के बच्चे ऐड होने की वजह से ये तादाद क्लास में टोटल एनरोल्ड बच्चों का अब शायद 10 से 15% है। उसका माइक जो क्या है तो मिला के वो थे ना 80। क्या था ग्रुप में? क्या चीज? सीलों की तो वीडियो आनी नहीं। आप किस के हो, पोस्ट बैच या प्री बैच? पोस्ट बैच। क्या पोस्ट बैच का सवाल प्री बैच वाले नहीं थे? एक सवाल फर्क था। आपने वीडियो पूरी देखी गौर से? असल में हाँ, असल में नहीं हुई है। पोस्ट वाले बैच भी नहीं, वो तो बड़ी खतरनाक बात हो गई। कैंपस साइड पे कैंपस इनसाइड पे आ गई थी, हमारे पास दूसरा अच्छा बहाना मौजूद है, कैंपस इनसाइड पे आ गई थी। और हाँ सच, पोस्ट बैच प्योर फिजिक्स का था, हमने ग्रुप बना दिया था। हमने फिर भी ग्रुप बना दिया था। अच्छा हाँ, इसीलिए ये कंफ्यूजन हम थी। प्योर फिजिकल के चक्कर में आप लोगों को बस वो कैंपस इनसाइड भी सर्व कर गए ना। हाँ। इनका तो ग्रुप भी था। असल में एक बड़ा टेस्ट बनाया, उसमें से फिर पोस्ट वाला ग्रैंड टेस्ट एक्सट्रैक्ट किया जितना आपका रेलेवेंट पोर्शन था, और बाकी जो है और वो पूरे को डिस्कस कर लिया। हाँ नहीं मतलब सवालों की एमसीक्यू के ऊपर तो हम पहले भी डिस्कशन इतनी ज्यादा नहीं कर रहे। हाँ, तो हमने कभी भी नहीं, हम तो ग्रुप में करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है पोस्ट रिजल्ट तो फिर कमती लॉ में भी अपलोड नहीं हुआ होगा। तो कंपनी लॉ तो है ही, कमती लॉ तो बिल्कुल ही फिजिकल है, और वो तो करनी भी किसी और ने। हाँ कमती लॉ ठीक है, कमती लॉ तो आपने गलत, कमती लॉ में तो मैंने जाके वहां पे, क्योंकि वो तो बिल्कुल फिजिकल बैच है ना, वो तो बिल्कुल ऑनलाइन, हाँ मिलावट से बिल्कुल पाक, ना उसमें मिलावट है ना उसमें बच्चे हैं। क्योंकि जब खाली फिजिकल का है तो हमने ये कोशिश की कि खाली फिजिकल होगा तो बच्चे आएंगे, क्योंकि वहां तो क्लास ऑफ करने का मतलब है गई क्लास, लेकिन वहां पे भी बच्चे नहीं आते, तो इसका मतलब है सारे बच्चे बीमार हैं मौसमी आफतों की वजह से। जी सर्दी में अपने आप को बचा के जरूर रखें, ऐसा ना हो कि आपकी थोड़ी सी बीमारी जो है वो आपको पेपर आपका खराब करवा दे, तो अपनी केयर जरूर किया करें। टेस्ट की टाइमिंग बहुत गलत रखी है सर, शाम को 6 बजे रात। यकीन करें ये टाइमिंग किस वजह से रखी गई मुझे बताएं। मैंने 3 से 4 अलग अलग टाइम दिए। जो बच्चे दूर से आते हैं वो वैसे, हाँ नहीं देखिए, मैंने पूरी कोशिश की, मजे की पता क्या बात ये है कि हमें थोड़ी सी कैंपस से इतनी सपोर्ट भी मिल जाए ना कि सिर्फ एक दिन के लिए क्लासेस ऑफ कर दें, हम उसे एक दिन सारे मिड टर्म डाल दें। मैंने लास्ट टाइम तजर्बाती तौर पे संडे पे मिड टर्म रखा, ठीक है, इस वक्त हमारा सैटरडे संडे मंडे गवर्नमेंट की वजह से फंसा हुआ था, तो इसलिए हमें मजबूरन उसको फ्राइडे वगैरह और इस तरह से रखना पड़ रहा था। मैंने एक दफा संडे पे भी रखा और संडे पे स्पेशल क्लासेस थी यहाँ। तो प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा जो मतलब जब उधर सपोर्ट हमें उस तरह से नहीं मिलती तो फिर हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि कम से कम, और फिर आप लोगों से जब डिस्कस किया तो कोई FR1 किसी बैच में पढ़ रहा है, कोई FR1 किसी बैच में पढ़ रहा है, बिल्कुल सुबह में लेके गए उन्होंने कि जी हम कॉस्ट भी पढ़ रहे हैं। अब वो इतनी सारी खिचड़ियां थी तो इसलिए फिर हमें मजबूरन वाला टाइम रखना पड़ा। अगर गवर्नमेंट ने ना ऐसा किया होता तो हम संडे का दिन रखते। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे, मगर फिर भी सर 80 लोग तो आए। लेकिन वही बात है कि वो 80 लोग भी हिम्मत करके आए और उस दिन धुन भी नहीं पड़ी। जो नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो नियत की बात है ना। हाँ तो ये है कि बहरहाल डिफिकल्टी थी, लेकिन चले मैं आपको बताता हूँ। इस दफा बीलॉ का पेपर जिस दिन हुआ उस दिन शदीद बारिश हो रही थी लाहौर में, आईकेप के बाहर टखने टखने तक पानी खड़ा हुआ था, भीगते हुए बच्चे बिजनेस लॉ का पेपर देने पहुंचे, भीगते हुए फुल भीगे हुए थे, पेपर में बैठ के बच्चों को कपकपी हो रही थी, हमने उसके करीब करीब का एनवायरनमेंट देने की कोशिश, एसी भी बंद की है और आईकेप ने एसी भी बंद नहीं की है जालमों ने। तो कहने का मतलब ये है कि बहरहाल ये जो डिफिकल्टीज हैं ये आती हैं और आईकेप उससे भी हैवी लेवल पे है। ऐसा थोड़ी है कि उस बारिश में आप कहें कि जी चूंकि बारिश हो रही थी मैंने सोचा पेपर देने ही ना जाऊं, तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ करा रहे थे, लेकिन बहरहाल हमारा मकसद आपको ठंड में परेशान करना नहीं था, मकसद एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे आपके मिनिमम क्लैशेस हो और आप लोगों के पास ये बहाना ना बचे कि सर वो मेरा तो वो क्लास थी मैं क्या करता।
तो इसलिए हमने, और आपको याद होगा मेरे सामने स्क्रीन पे 3 से 4 टाइम लिखे, तो उसमें से कहीं भी शाम 6 बजे का टाइम नहीं था, लेकिन एक एक करके आपने वो सारे टाइम रिजेक्ट कर दिए, उस पर मैंने कांटे मारे और उसके बाद फिर मजबूरन शाम का टाइम दिया। और इंतजामिया वाली कह देते अगर कि सर ठंड बढ़ी है, हमसे नहीं आया जाता, तो जितनी तकलीफ आपको ही है, हर बंदे को घर से उठ के आने में जितनी तकलीफ हुई है उतनी हमारे भी उन सारे इंडिविजुअल्स को उतनी तकलीफ हुई होगी उस ठंडे मौसम में। तो वो टाइम भी नहीं दे रहे थे, कहते पुलिस आ जाएगी, कॉलेज वाले बड़ी मुश्किल बनाए। तो इन सारे जो है वो मुश्किल हालात में मिड टर्म करने की कोशिश की गई, लेकिन खुशी ये हुई कि चलो कम से कम 80 के करीब बच्चे फिजिकली हमें नजर आए। ऑनलाइन में तो बच्चे बहुत ही ठंडे रहे, ऑनलाइन में 25 के करीब हमारे पास आए, हो सकता है ऑनलाइन में से कुछ लोगों ने 20, सॉरी मैं ज्यादा बोल गया था, 20, तो फिजिकल में हो सकता है ऑनलाइन वालों में से कुछ ने फिजिकल में आके दे दिया हो। तो मैं फिर एक अंदाजा लगा रहा था कि बीलो में ऑन एवरेज कितने लोग पास होते हैं, तो एक रिजल्ट आई कैप का 13.5% भी आया था एक दफा, तो फिर मैंने सोचा चलो इतने परसेंट ही बच्चे आए होंगे हमारे, तो ठीक है इतने बच्चे ही सीरियस होते होंगे, तो अब तो आई कैप जरा थोड़ा सा रिजल्ट बेहतर करना शुरू हो गया बीलो का, लेकिन अगर इतने ही लोग सीरियस हैं तो ठीक है, बस फिर इतने ही लोग सीरियस रहेंगे एंड तक, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता करके जागेंगे, तब तक क्लासें खत्म हो गई होंगी, फिर वो रिकॉर्डेड वीडियोस की तरफ आएंगे और उसके बाद हर 3 दिन बाद फेसबुक पे पोस्ट किया करेंगे 51 लेक्चर्स पेंडिंग है, बताएं मैं क्या करूं। मशवरा लेने उनके पास पहुंच जाएंगे जिन्होंने कभी अच्छा मशवरा नहीं देना। 10 दिन में FR1 कंप्लीट, फिर एंड पे रिवीजन क्लास, फिर कहेंगे अच्छा सर वो आई कैप में इस दफा कुछ प्लान है, हो सकता है कोई रिवीजन क्लास, और मैं तंग आके कहूंगा यार वो उन 5 दिन ही क्लास के साथ भी पढ़ लेना कम से कम, आप कहेंगे हाँ सर बस अब उन 5 दिनों में ही पढ़ेंगे, उस वक्त भी किसी ने नहीं पढ़ना, आपको अभी फिर मौका मिलना है, जिस वक्त भी सीरियस हो जाए क्लास में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोबारा से रिवाइज होना है, लेकिन होना फिजिकल में है, वो घर बैठ के वाला माहौल नहीं। आप यहाँ फिजिकली आए, कॉलेज वाले आपको मना नहीं करेंगे जी आप तो ऑनलाइन के बच्चे, आप फिजिकल में क्या कर रहे हैं, ये हम कॉलेज वालों से रिक्वेस्ट कर लेंगे, जब इतनी हम उनकी सुनते हैं तो थोड़ी सी वो भी हमारी सुन लेंगे। ठीक है जी, तो वीडियो पोस्ट रिजल्ट के ग्रुप में नहीं पहुंची, पोस्ट रिजल्ट के ग्रुप में चली गई, लें जी पोस्ट रिजल्ट के ग्रुप में भी वीडियो चली गई, हमने चूंकि कैंपस इनसाइट पे डाल दी थी, तो उसके बाद फिर पोस्ट रिजल्ट को क्योंकि हम फिजिकल बच्चे काउंट करते हैं, लेकिन हमने सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बना दिया था कि कम्युनिकेशन हो, तो वो इसलिए मिस हो गई, तो वो अब उस ग्रुप में भी चली गई है, बहरहाल कैंपस इनसाइट पे भी मौजूद है, और बीच में सवाल सेम है, यानी कि जो ग्रैंड टेस्ट है, ग्रैंड टेस्ट में सवाल सारे के सारे इधर वाले मिड टर्म के हैं, जो जरा बड़ा वाला मिड टर्म था, और कुछ ऐसे लोग हैं जो पोस्ट रिजल्ट के थे जिन्होंने मिड टर्म देने की कोशिश की हो पूरा वाला। ठीक है जी, एक भाई हमारे दरमियान मौजूद है, तो एग्जैक्टली मतलब ये भी ख्वाहिश थी कि अगर आप में से कुछ लोग अपने आप को जरा ज्यादा असेस करना चाहते हैं और वो पोस्ट रिजल्ट के हैं, तो वो थोड़ा सा अपने आप को चेक कर सकते हैं। पोस्ट रिजल्ट आपको मिड टर्म कैसा लगा? बहुत खतरनाक, इजी था, देख लें कैमरे के सामने आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप वॉइस पे रिकॉर्डेड क्लास में ऐसी बात कर रहे हैं, देख लें, नोट कर लें, ये जो है ना ये रोल नंबर नोट कर लिया जाए। हाँ नहीं ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपको उसमें एक अच्छा इंटरेस्ट नजर आया, और अगर उसके बावजूद बहुत ज्यादा नंबर ना आए तो इसका मतलब है कि राइटिंग जो है ना वो थोड़ी सी और इम्प्रूव होने की जरूरत है। तो चलें, एक भाई ने कम से कम हिम्मत की और वो बड़े वाला मिड दिया, बाकी लोग जो है वो पोस्ट रिजल्ट वाले वो बस शोर शराबा में चाहते थे, यहाँ कहीं एक दो बैठे होते थे गायब हो गए, तो वो शोर शराबा में चाहते थे, और उसके बाद जो है वो मिड टर्म वाले दिन उन्होंने घबरा के ग्रैंड टेस्ट या नो टेस्ट का इंतखाब किया। ठीक है, चलें हम आगे। शुक्र है आज हमने पिछली कोई डिस्कशन नहीं करनी, ज्यादा से ज्यादा वो राइट साइड्स हैं, वो तो आपको पता है मजाक होता है। ये फाइल मेरे सामने, नहीं जी ऑनलाइन में भी एक भाई ने कहा इजी था मिड, जबरदस्त हो गया। अब जो है ना अक्सर बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं कि हैं ये मिड देने के बाद इन्होंने इजी कहा है, ओए होए
एक खातून का सनसनाता हुआ सवाल, सर हम तो दूसरे सिटी के, हम फिजिकल क्लास कैसे लें? और ये भी सुना है कि गर्ल्स फिजिकली अलाउ नहीं है। बिल्कुल दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये हम लोग जो रिवाइज कर रहे हैं ये ओरिजिनल प्लान नहीं है, ये तो हम एक्स्ट्रा से रिवाइज कर रहे हैं। तो क्लास में हमें मौका मिल गया, पोस्ट रिजल्ट के बच्चे आ गए, तो हमने कहा हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दोबारा से कर लेते हैं। तो वो आप पिछली वाली ही रिकॉर्डिंग को दोबारा से देख लें, या जो रिवीजन क्लास है उसमें हमने फिर एक तीसरी दफा भी रिवाइज करना है। रिवीजन क्लास जो कि मैंने बताया था कि इंशाल्लाह 5 या 10 दिन की हम लोग प्लान कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ टेस्ट भी हो रहे होंगे। तो जिस तरह से आप अभी तक टेस्ट छोड़ते आ रहे हैं वो वाले टेस्ट भी छोड़ दीजिएगा, उससे सवाब थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये टेस्ट चेक होके कब मिलेंगे? नॉर्मल रूल टेस्ट का होता था कि अगले टेस्ट पे पिछला चेक होके मिल जाएगा, लेकिन ये टेस्ट जरा बड़े वाला था, ये 3 गुना टेस्ट के बराबर था। तो 2 हफ्ते तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब उससे पहले शायद हम कोशिश कर लें, लेकिन मतलब हम जबरदस्ती वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे जिसके बाद आप हर दिन कहें सर टेस्ट नहीं मिले चेक होके। तो ऐसे में हम अपने तौर पे जरूर कोशिश करेंगे कि एज अर्ली एज पॉसिबल। कुछ बच्चों ने भी ताउन किया है कि एक बड़ी खतीर तादाद में आके उन्होंने जो है वो टेस्ट दिया है, तो थोड़ा सा हमें उससे भी हौसला हो गया कि आवाम उतनी नहीं है तो उतना बड़ा लोड नहीं है। लेकिन बहरहाल चूंकि वो 3 घंटे का फुल फ्लेज एग्जाम है और ध्यान से अच्छी तरह से देखना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। कमरे में जगह कम हो गई थी, वाह जी वाह, क्योंकि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे हुए होंगे और कमरा भी छोटा लिया गया ताकि कमरे में जगह, वाकई उस कमरे की कैपेसिटी है 166 बच्चों की, मतलब अगर कुर्सियां वहां पे सही से ठोस के लगाई हुई हो। हाँ, तो वो स्पेस के हिसाब से आधे बच्चे जो है ना फंसा के आई गए होंगे। जी चलें फिर आगे। काफी टाइम हमने वेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्टिल हमारे पास टाइम बच गया। आपको पता है हमारे साथ ये अक्सर हो जाता है। अच्छा, ये वाले चैप्टर्स कैसे लग रहे हैं, जो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से चैप्टर्स हैं? ये मजेदार, और मजे की बात है कि ये पार्टनरशिप आपको पहली मजे की लगी। पार्टनरशिप के साथ ये जोड़ें और सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और चेक्स का एक वो एरिया है, वो अगर आप जोड़ें तो ये 35 से 52 नंबर का पेपर है। और ये करने के बाद जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोबारा से देखेंगे तो आपको वो भी आसान लगेगा। तो फिर आप कहेंगे सब कुछ आसान है, फिर आप कहेंगे चलो ठीक है फिर मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, मैं इस वक्त अपना FR1 और कॉस्ट पे ध्यान देता हूँ। फिर पेपर के करीब ये भी मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा जिसको आपने छोड़ दिया होगा। तो इसे छोड़ना नहीं है, ये आसान लग भी रहा हो तो नहीं छोड़ना। चलें जी, हमने आखिरी दिन बात की थी कि ऑनलाइन के हजरात आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर हैं? काइंडली जल्दी से फीडबैक दे दीजिएगा। ठीक है, एक पॉइंट आया कि सर प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें क्वेश्चनिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि जब वो वाली चीज हम यहाँ फिजिकली कर रहे होंगे और जो लोग फिजिकल नहीं आ रहे और वो पिछले लेक्चर देख रहे हैं तो क्वेश्चनिंग तो नहीं हो पाएगी। तो प्रीवियस लेक्चर्स की जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी क्वेश्चनिंग नजर आएगी कि आपको नई क्वेश्चनिंग की जरूरत ही नहीं रहेगी। पोस्ट रिजल्ट के बच्चों के सवाल थोड़े से कम होते हैं, प्री रिजल्ट के सवाल थोड़े से ज्यादा होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले टाइम पे तो आप लोगों की कोशिश होती थी कि 40 एक मिनट तक कम से कम सवाल जवाब हो, फिर मुझे कोई 20-25 मिनट परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस वक्त रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है वो अच्छे खासे सवालों के साथ रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। तो जितने सवाल आपके जहन में आ सकते हैं, जितने आपके साथ वाले बंदे के जहन में आ सकते हैं, जितने आपके साथ वाले मोहल्ले में किसी बंदे के जहन में आ सकते हैं, और जितना किसी भी पाकिस्तान में बैठे हुए किसी भी रिमोट शख्स के जहन में सवाल आ सकते हैं, वो सारे सवाल यहाँ पूछे गए। आपको याद होगा सवाल अक्सर शुरू होते थे अगर से। ये अगर कहने के बाद बच्चा एक बिल्कुल डिफरेंट फ्लाइट में बैठता था और बहुत दूर से होके आता था, हम उसको भी बड़े तहम्मुल से जवाब देते थे। हाँ, जब एक सवाल 3 दफा रिपीट होता था तो हम कहते थे यार बस अब बहुत हो गई है। अब आप पीछे जाके देख लें तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे के सारे जो सवाल हैं वो भी मिलेंगे और अच्छे खासे सवाल मिलेंगे जी। और अगेन वही बात है कि ग्रुप के ऑप्शन भी साथ साथ है सवाल जवाब के लिए। ऑल्दो असल में मैं ग्रुप से खुद इतना डर जाता हूँ ना, वहां जाके वहां जो चल रहा होता है मैं पर घबरा घबरू के अक्सर भाग जाता होता हूँ। ग्रुप्स खतरनाक होते हैं जी। जो गवर्नमेंट हमें जैसे कहेगी हम वैसे कर लिया करेंगे। सैटरडे हमने बचपन से ही ऑफ रखा हुआ था। असल में अगेन हमें जो ऊपर से हायर कमांड की तरफ से जो चीज कम्युनिकेट होके आती है, भाई असल में हम इस कैंपस में विजिटिंग है, इधर आए पढ़ाए चले गए, तो हमें हर कैंपस के कवानीन की पासदारी करनी होती है।
जब ये कहते हैं कि ये क्लासेस अभी ओपन है तो हम ओपन समझते हैं, जब ये कहते हैं कि जी इस वक्त ये क्लोज है, तो जिस वक्त इन्होंने हमें क्लोज कहा था हम क्लोज पे थे, अब ये कहेंगे ओपन है हम ओपन पे रहेंगे। अब गवर्नमेंट सर्दियों की छुट्टियां दे और कॉलेज वाले कहेंगे हमने नहीं देनी, तो हम भी पढ़ते रहेंगे फिजिकली। अगर ये कहें कि हमने ऐसा करना है, हम ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम कॉलेज के कवानीन पे चलेंगे, जो कॉलेज हमें बताएगा कि, क्योंकि कॉलेज भी दो तरह के हैं, एक अबू बकर कैंपस और एक ये शेषा कैंपस, ये दो अलग अलग तरह से चल रहे होते हैं, दोनों के अंदर अलग अलग रूल होते हैं, और जो टीचर दोनों जगह छलांगे मार रहा होता है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उधर के अलग रूल्स होते हैं इधर। तो इसलिए अब सिलसिला ये है कि हम हर कॉलेज से पूछते हैं भाई आपका क्या कानून है, ऑन है या ऑफ है। जिस तरह से सैटरडे वाला उन्होंने कहा था हमें आप रिकॉर्डेड क्लास सैटरडे की दे दिया करें, हमारे लिए काफी है। तो अगेन जो हमें कैंपस कहेगा, अब कैंपस के आज बाशिंदों से हम पूछेंगे कि भाई अब क्या प्लान है, जो 23 से गवर्नमेंट का ऑफ वाला मामला है इसमें हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर वो कहेंगे हमने फिजिकली ऑन करना है, पुलिस हमारे जिम्मे, तो बस ठीक है, जहां जहां सबको पकड़ के ले जाए पुलिस, वहां हमें भी पकड़ के ले जाए, तो वो कोई नहीं, वो जो गवर्नमेंट जो कॉलेज हमें बताएगा हम उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन अगर कॉलेज हमें कहे कि सर हम संडे भी ऑन कर रहे हैं, तो फिर हम थोड़ा सा इंसानियत का दायरा भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। हमारी जो असल रिक्वायरमेंट है वो है हमें 5 दिन मिल जाए, एक दिन हमें टेस्ट के लिए मिल जाए और 4 दिन हमें क्लासों के लिए मिल जाए, हमारा इतने में गुजारा हो जाता है। क्योंकि हमने पहले दिन रियलाइज किया था कि सब्जेक्ट का सिलेबस इतना है कि हम इसको कम पढ़े मगर सुथरा पढ़े। तो कम पढ़ने वाला काम तो मैंने किया, लेकिन सुथरा पढ़ने वाला काम पता नहीं आप लोगों ने किया या नहीं किया। तो इसलिए जो है ना वो हम इस तरह से 5 डेज अ वीक में से एक डे को टेस्ट के तौर पे सेलिब्रेट करते थे। ऑनलाइन होने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ दुख ये हो रहा था कि वो जो मंडे वाला टेस्ट है वो खराब हो रहा था। वो ऑनलाइन की वजह से ना वो उस तरह से फिजिकल परफॉर्मेंस नहीं हो पाती थी जैसे आप एक्चुअल में क्लास में या आईकेप में बैठ के परफॉर्म करते हैं। अब तो खैर आईकेप भी ऑनलाइन एग्जाम भी ले रहा है साथ साथ। आईकेप में ऑनलाइन कैसे एग्जाम होते हैं, आप घर बैठते हैं और अपने मोबाइल को और एक आध और कैमरे को यूज करके एक 3D इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, अपने ही घर के अंदर अपने आप को एक बंद कमरे में बंद कर लेते हैं, और सामने आपके पेपर होता है और 2-3 जगह से आपको इन्विजिलेट किया जा रहा होता है और आप अपने घर के सुकून में बैठ के पेपर दे रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो टाइपिंग होती है या वो क्या रिटन एग्जाम होता है। अनफॉर्चुनेटली वो टाइपिंग होती है। ये उनके प्रीफेस पे डिपेंड करता है, उनका प्रीफेस अभी टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज स्टाइलस को सपोर्ट अभी नहीं कर रहा, अभी सिर्फ टाइपिंग ही है, टाइपिंग पूरा पेपर टाइपिंग करके। हमारा ये ख्याल था मुश्किल होगी, लेकिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उन्होंने ये बताया कि सर ये ज्यादा मजेदार था, क्योंकि फॉर्मेटिंग की ज्यादा परवाह नहीं करनी थी, सब कुछ बना बनाया है, क्वेश्चन ए पार्ट ए फलाना इस तरह से खाने बने हुए हैं, पार्ट ए का 1 और 2, और आपने वहां टू द पॉइंट वो चीज टाइप करनी है। और ये बच्चों आज के दौर के व्हाट्सएप और फेसबुक और अपने सोशल मीडिया इस्तेमाल करते करते इनकी टाइपिंग की रफ्तार, इनकी लिखाई की रफ्तार से बेहतर हो चुकी है। अक्सर कंप्लेन कर रहे थे कि सर वहां हमारे पास टच स्क्रीन की सहूलत होती तो हम ज्यादा अच्छा टाइप कर लेते, कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग थोड़ी सी दुश्वार रही। नहीं, कहने का मतलब ये है कि वो अंगूठों से टाइपिंग तो बहुत फास्ट हो गई है, और 4-5 उंगलियों के साथ टाइपिंग जो है ना वो अभी लोगों की उतनी ज्यादा बेहतर नहीं हुई। तो एक टाइम आएगा कि लोग प्रेफर कर रहे होंगे ऑनलाइन एग्जाम देने को, लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, मैं एक टाइम आएगा कह रहा हूँ, वो काफी आगे जाके आएगा। अगर मजबूरी नहीं है तो एट दिस लेवल आपको ऑनलाइन एग्जाम की तरफ नहीं जाना चाहिए एट दिस लेवल। एएफसी में और मामला है, वो एमसीक्यू वगैरह से काम चल जाता है। जो रिटन एग्जाम है ना, और खासतौर पे जो थ्योरी के एग्जाम्स हैं, उसके अंदर ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर मजबूरी हो और पेपर दिया ही ना जा सके, वो कहें जी इस वक्त कोरोना की 8वीं लहर है, 12वीं लहर है, फलाना है, इस तरह से करके, और वो बिल्कुल बंद कर दें, तो फिर आप ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं। ताकि अपने ये कोविड के दिनों में अपने आप को इवॉल्व किया और आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम देने की ऑप्शन भी देती है, लेकिन ये फिलहाल आपके लिए नहीं है अनलेस शदीद मजबूरी हो। आप थोड़े बड़े हो जाएं, जो फर्म्स में चले जाते हैं, फर्म्स में वो सारा दिन लैपटॉप के साथ होते हैं, सारा दिन उनका टाइपिंग में गुजरता है, उनकी टाइपिंग की रफ्तार बहुत बेहतर हो जाती है। उन लोगों के का ये मानना है कि उनका फिजिकल एग्जाम से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये टाइपिंग वाला एग्जाम का। डन। फाइनल के अंदर वापस माइक। माइक लगाने से कैंपस इनसाइड पे आवाज बेहतर हो जाती है। ठीक हो गया, क्योंकि वो आवाज गूंजती भी माइक तक पहुंचती है। जी
लास्ट डे हम लोगों ने कुछ तेजी से कुछ फैक्ट्स देखे थे। एक तो हमने देखा था पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड की प्रिंसिपल्स। हमने कहा था लॉफुल हो, फेयरनेस हो, पर्पस लिमिटेशन हो, डाटा मिनिमाइजेशन हो। आपको याद होगा इनमें से एक एक लफ्ज पे रुक रुक के मैंने तशरीह की थी कि पर्पस लिमिटेशन का क्या मतलब है, फलाना। और दूसरा हम लोगों ने जो देखने की कोशिश की थी वो ये था कि क्या राइट्स इंडिविजुअल के, कि उसको इन्फॉर्म किया जाए, उसको एक्सेस हो डाटा की, फलाना फलाना फलाना। ये बातें तो हम लोगों ने पिछले दिन की डिस्कस की थी। देन हम आए थे डेफिनेशंस पे, और मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन ये वाला जो लॉ है ये सबसे ज्यादा रट्टा है। इन 6 जो नए लॉज हैं छोटे छोटे से, उनमें से जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स है ये सबसे ज्यादा रट्टा है, क्योंकि इसमें या डेफिनेशन है या फाइन पेनल्टीज। डेफिनेशन हमने देखी थी, हमने देखा था एक्सेस किसे कहते हैं, जब एक बंदा किसी भी डाटा को चेंज कर सके, कॉपी कर सके, खराब कर सके, वो एक्सेस है। अनऑथराइज्ड एक्सेस का क्या मतलब था, जब वो बगैर इजाजत के अंदर घुसे या जितनी इजाजत है उससे ज्यादा अंदर घुसे, उससे ज्यादा चीजों को देखने की कोशिश करे, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस थी। देन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमने कहा था अगर किसी की इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एंटर हो जाए, किसी का एक पूरा निजाम हो, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कैंपस इनसाइड वगैरह की, कि आप इस तरह के किसी निजाम में अंदर एंटर हो और उधर से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लें, चोरी कर लें, या वहां की चीज उठा के शेयर कर दें, तो हम कहेंगे कि वो एक्सेस है इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर हम लोगों ने देखिए था डाटा डैमेज को, हमने देखा था कि अगर आप डाटा के साथ जो है ये काम कर दें, वो काम कर दें, वो काम कर दें। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी एक नई टर्मिनोलॉजी थी। हमने कहा कि गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कि ये क्रिटिकल है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, अगर इसकी तरफ आए या ऐसा कुछ हुआ तो फिर फलाना सजा होगी और इतनी जेल होगी। तो ऐसे में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कहा था कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ एलिमेंट जिसकी वजह से अवामुन नास को नुकसान हो सके, गवर्नमेंट को नुकसान हो सके, मुल्क की सलामती पे कोई आंच आ सके, इस तरह की हमने सारी बातें की थी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। कुछ कुछ याद है? और बाद में एक टेबल दिखाया था जिसको देख के आप लोगों ने गंदे गंदे से मुंह बनाए थे। जागो भाईजान, होश में आओ। तो हम लोगों ने एक टेबल देखा था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये आपने देखना है और मैंने भी देखना है, मैंने मुस्कुराना है और आपने तकलीफ में आ जाना है। लेकिन फिर मैं आपसे कहा था कि अगर आप ज्यादा घबरा रहे हुए तो हम बाद में इसके ऊपर बात भी कर लेंगे। जितना हमने पीछे पढ़ा इस टेबल को छोड़ के, इससे पीछे जो पढ़ा उसमें बताएं फिजिकल हाजरीन के कोई फिजिकल सवाल। जी भाई, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लास्ट डे आए थे जब हम लेक्चर लिया था, ठीक है। क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ बहुत ही हसास एलिमेंट्स, बहुत सेंसिटिव एलिमेंट्स। कौन से? उसके एसेट्स, उसकी फैसिलिटीज। फॉर एग्जांपल भाई, जैसे मैंने लास्ट डे भी एग्जांपल दी थी, अभी बात करते हैं। पाकिस्तान जो है वो एक जगह एटम बम बना रहा है, एक जगह पे, एक बिल्डिंग के अंदर, एक लेबोरेटरी के अंदर एटम बम बना रहा है। अब वो लेबोरेटरी के एसेट्स, उस लेबोरेटरी के अंदर जो जो फैसिलिटीज हैं, उसके अंदर जो जो सिस्टम्स चल रहे हैं, जो जो उनके निजाम है मुख्तलिफ, जो उनका नेटवर्क है, या जितने भी वो प्रोसेसेस वगैरह हो रहे हैं, तो उस फैक्ट्री के अंदर होने वाले तमाम मामलात, उस फैक्ट्री के तमाम एसेट्स, उस फैक्ट्री के अंदर के तमाम प्रोसेस, तमाम सिस्टम, तमाम सॉफ्टवेयर, तमाम जो भी नेटवर्क और ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये सारी चीजें कहलाएंगी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कब क्रिटिकल कहलाएंगी? जब उनका लॉस, उनमें होने वाला लॉस किस लेवल का होगा? वो कह रहे हैं जहां लॉस या जिसका कंप्रोमाइज, जो अगर जिसको लीक कर दिया गया वो कंप्रोमाइज हो गया, उसका लॉस या कंप्रोमाइज अगर रिजल्ट हो, किस चीज में रिजल्ट हो? मेजर डेट्रीमेंटल इंपैक्ट। डेट्रीमेंटल क्या था, हमने पहले बात की थी, नुकसान देने वाला। मेजर नुकसान देता हो अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी और डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, कुछ अहम सर्विसेज उससे मुतासिर हो जाए, इंक्लूडिंग वो सर्विसेज जिनकी इंटेग्रिटी अगर कंप्रोमाइज हो जाए तो उससे सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ या कैजुअलिटी वगैरह हो सकती है। अब फर्ज करें वहां पे कोई ऐसा बंदा इस किस्म का सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दे या ऐसा हैक कर दे और सिस्टम को ऐसा रीप्रोग्राम कर दे कि वो एटम बम जो है वो गलत तरीके से एक्टिवेट हो जाए, या वहां उसके अंदर से निकलती हुई जहरीली गैस जो है वो उस पूरे एरिया को डैमेज कर दे। नुकसान, पूरी पूरी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, पूरा पूरा। और आपको पता है कि एटम बम अगर गलत तरीके से, उसका तजर्बा भी गलत हो जाए तो हजारों बंदों को तो वो ऐसे ही एक सेकंड में ले डूबता है। तो कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन, कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना सेंसिटिव है कि जिसमें नुकसान या जिसमें अगर कोई कंप्रोमाइज हो तो उससे या तो बहुत बड़ा इफेक्ट आए चीजों पे और जिंदगी वगैरह जाने का खतरा हो सके,
टेकिंग इनटू अकाउंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट, जिसके इकोनॉमिक या सोशल इम्पैक्ट्स भी बड़े खतरनाक हो सके। वही बात है कि अगर जैसे हमने कहा था कि अगर ये बात लीक हो जाए कि जी पाकिस्तान फलाना मुल्क के साथ फलाना तरह का एग्रीमेंट कर रहा है और उसकी लीक होने से अच्छा खासा इकोनॉमिक सोशल नुकसान हो सकता है, तो वो भी क्रिटिकल। देन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस और फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। जैसे अक्सर लोग कहते हैं जी बजट के अंदर इतना पोर्शन जी फलाना इदारे को जा रहा है, इतना फलाना को जा रहा है, और फलाना इदारा उसका हिसाब दे हमें। अब वो फलाना इदारा नहीं बता सकता कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें किस तरह की हैं, क्योंकि उसमें हो सकता है एक लाइन आइटम में लिखा हो कि जी इंडिया में जाके उनके ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे जाके हम लोगों ने ये चीज नस्ब की ताकि हमारे ऊपर से जो गाइडेड मिसाइल है उनको आसानी हो। क्या ये बात पब्लिकली आनी चाहिए? ये मुल्की मफाद के अगेंस्ट है, ये नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, और जरूर उन्होंने वो खर्चा किया होगा। तो अब ऐसे में उस खर्चे का वो हिसाब किताब नहीं देते तो उसके पीछे एक रीजन है कि वो कुछ सेंसिटिव मामला आते हैं, कुछ क्रिटिकल मामला आते हैं, और ऐसे मामलात एक आम आदमी की समझ से थोड़े बालातर है। और पता लगा एक न्यूज एंकर जो है वो आके कह रहा हो कि जी हमने ये हिसाब लगाया है कि फलाना तरह से इस तरह से हो रहा है, तो ऐसे में कुछ चीजें थोड़ी सी हसास है। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने समझाने की कोशिश की थी, और हमेशा की तरह मैंने आपको कहा था कि आपने रट्टा मार लेना है। इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वो कॉम्बिनेशन जो कि इतना हसास है कि जिसकी अगर लॉस हुआ या जिस पे कंप्रोमाइज हुआ या जो लीक हुआ तो शायद उससे इंसानी जानें जा सकती हैं, या पूरे मुल्क का बका सालमियत दांव पे लग सकती है। तो इन सारी चीजों को हमने क्या कहा था? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों हमने पढ़ा है ये थोड़ा सा आगे जाके समझ आएगी कि ये हमने ये डेफिनेशन पढ़ी क्यों। जी फिजिकल सवाल। जी अब सवाल ये है कि कोई ऐसा डाटा लीक हो जिससे उस बंदे का क्राइम सामने आ जाए। अगर तो ये किसी गवर्नमेंट के कहने पे किया गया तो ये क्राइम नहीं है। गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन मांगी और वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को सबमिट करा दी गई एक क्रिमिनल के ऐसे रिकॉर्ड के बारे में जो कि सेंसिटिव था, ये अलाउड है। लेकिन गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन नहीं मांगी और वो इस तरह से खुद ब खुद लीक होके पहुंच गई, तो फिर वो एक अच्छी बात नहीं है। मुजरिमों के भी अपने हकूक होते हैं। तो इट इज गवर्नमेंट जो उनके बारे में बात करे, नॉट एवरीवन जो कि खुद भी उठ के कभी भी किसी भी बंदे को आप कह दें कि जी ये मुजरिम है, इसको मैं सजा दूंगा। इट इज गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट को शिकायत कर दें, लेकिन गवर्नमेंट हक रखती है कि वो उसको सजा दे या वो उसके डाटा के साथ क्या करे। फिर गवर्नमेंट अगर उसका डाटा किसी से मांगे ऑफिशियल कैपेसिटी में तो फिर देना गलत नहीं होगा, लेकिन खुद ही से जाके एक डाटा दे देना वो अच्छी बात नहीं है। जी फिजिकल ऑल क्लियर। ऑनलाइन में हमारे पास है 3-4 सवाल। सर ऑनलाइन के ग्रुप में वो लिंक शेयर कर दिया करें जो रिवीजन क्लास का सिर्फ ऑनलाइन वालों का किया को पता नहीं क्या। पर ऑनलाइन के ग्रुप में वो लिंक शेयर कर दिया करें रिवीजन क्लास का सिर्फ ऑनलाइन वालों को किया। मैं ठीक है, मैं पहुंच नहीं पा रहा, लेकिन बहरहाल आप कहना चाह रहे हैं कि अच्छा जो फिजिकल में रिवीजन होनी है। जी रिवीजन जो है वो रिवीजन होगी ऐसे कि हम उसको ऑनलाइन भी चलाएंगे। रिवीजन के वक्त जो है वो हम थोड़ा सा दोबारा से ऑनलाइन पे वापस आ जाएंगे। सर प्री बैच का सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? सेंसिटिव बात पूछ ली। 3 हफ्ते में, 3 हफ्ते में मैक्सिमम, मतलब शायद कम लग जाए। हाँ मतलब ज्यादा जो है वो डाउट में कम, मतलब जनवरी के स्टार्टिंग डेज में खत्म हो जाए शायद इंशाल्लाह। अच्छा जी सर अगर कोई और गवर्नमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन मांग ले, जी अगर कोई और गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मांग ले तो हम देखेंगे क्या वो लीगली उनको ये हक है कि वो इन्फॉर्मेशन मांगे। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है इसके अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान का कुछ स्टेट्स के साथ, कुछ इलाकों के साथ, कुछ मुल्कों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है कि उनका बंदा हमारे पास या हमारा बंदा उनके पास हो तो हम उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और वो हमें सपोर्ट करेंगे। इवन हम यहाँ के किसी मुजरिम को वहां पे जेल में डलवाना चाहे हम डलवा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि लंदन के साथ हमारा ये एग्रीमेंट है, और उसके बावजूद भी मैंने लास्ट डे भी कहा था, उसके बावजूद भी कुछ लोग अगर जेल में नहीं है तो इसका मतलब है कि सब मिले हुए हैं, सिर्फ आवाम को पागल बनाते हैं। खैर मैं ज्यादा बहक ना जाऊं।
सर जो हर सर ये जो हर किसी की वीडियो लीक हो रही है तो क्या ये क्राइम है? जी बिल्कुल 100% क्राइम है। पर्सनल डाटा की बड़ी शदीद खिलाफ वर्जी है। एक बंदे का राइट है कि उसकी वो पर्सनल बात जो उसने किसी और से की है वो दुनिया के सामने ना आए। तो ऐसे में जो बंदा पकड़ा जाता है वो सबसे ज्यादा शोर ये मचाता है कि पहले तो ये है कि वो कहता है कि वीडियो मेरी नहीं है। फिर जब बहुत बुरी तरह से साबित हो जाए वीडियो उसकी है तो फिर वो कहता है कि जी मेरी वीडियो जो है वो आपको क्या राइट पहुंचता है कि आप दुनिया, और वो जिसने वीडियो लीक की है उसके ऊपर केस कर देता है। फिर आपस में सेटलमेंट होती है और मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन सर कोर्ट में तो एविडेंस पेश करते हैं। असल में कोर्ट भी उसको एविडेंस के तौर पे खास तरीके से मानती है, खास तरीके से नहीं मानती। अगर इतना ही अभी तक एविडेंस होता तो अभी तक पीटीआई कह रहा हूँ पीटीवी पे हमला और उसके बाद वॉइस रिकॉर्डिंग, क्या बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है उस मुल्क का? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक, ठीक है, लाल इमारतों से तो रोका है फौज ने आके कि नहीं अब इससे आगे नहीं जाना। तो कुछ चीजें होती हैं जिसपे लोग सेंसिटिव होते हैं। अजान अजान ऑनलाइन में बीच में एक भाई का सवाल आया हुआ था। उन्होंने कहा सर वो 2-2 दिन में चैप्टर हो रहा है, ये तो बड़ा मुश्किल में आ रहे हैं हम। और चैप्टर कौन सा है? जो 3.25 सफ़े का है। और मजे की बात है कि वो 2 दिन में भी नहीं हो रहा, 2.5 दिन में हो रहा है। और अब मुझे बताएं कि डेफिनेशन पे जितना हम गहराई में उतर सकते हैं तो उतनी गहराई में भी उतर गए। अब उसके बाद ऑब्वियसली इसको क्रैम करना है। तो पॉइंट ये है कि जो ये लॉज हैं ये मुश्किल से 2-2 सफ़े के, इनमें से एक दो हैं जो तीसरे सफ़े तक जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से लॉज हैं और ये मेनली क्रैमिंग बेस्ड हैं। आप याद करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर इतनी सी भी बात लिखी है उसमें लॉजिक होती थी तो हम पूरा लेक्चर उतनी सी बात पे कर रहे होते थे। तो अगेन जहां लॉजिक आती है वहां हम रुकते हैं, ठहरते हैं। लेकिन ये है कि जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, अब चक्कर यही है कि अभी पार्टनरशिप एक चैप्टर होता था, आईकेएप ने उसको 3 चैप्टर्स में तोड़ दिया। जब वो एक चैप्टर होता था हम 4 दिन में करते थे, अब 3 चैप्टर्स में तोड़ा। मैंने आपकी तसल्ली के लिए, हौसले के लिए उसको 2 हफ्ते पे फैलाया। लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं ब्रेक लगाई जा सकती, इससे ज्यादा तो नहीं स्लो किया जा सकता कि बिल्कुल ही आप कहेंगे सर कुछ तो पढ़ाओ हमने घर जाके। आप तो अक्सर घर जाके किताब उठाते हैं, फौरन से पता लगता है लो जी आज वाली तो सारी बात खत्म हो गई। तो थोड़ा सा उसको डिसेंट भी रखना है, तो इसलिए जो है खैर। सर कितने नंबर का पेपर आता है अदर लॉज में से? मैं दोबारा याद करा दूं। अदर लॉज हम कहते हैं ये 6 छोटे छोटे लॉज जिसके 3 चैप्टर्स हैं, और फिर 2 और लॉज हैं। एक का नाम है पार्टनरशिप जिसमें 3 चैप्टर दिए हुए हैं किताब ने 11, 12, 13, और एक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके 2 चैप्टर बनाए हुए हैं, चैप्टर 14 और 15। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एक उसमें से एक चेक है, उसकी कुछ इजाफी डिस्कशन। ये दोनों पिछले पेपर में एक चैप्टर होता था और वो 3 एक चैप्टर होते थे। तो टेक्निकली ये 6 भी एक चैप्टर में डाले जा सकते थे। तो टेक्निकली ये बहुत बड़ा एरिया नहीं है जहां से आपका 35 से 52 नंबर का पेपर आ रहा है। लेकिन फर्दर ग्रिड नहीं है कि पार्टनरशिप में से कितना, नेगोशिएबल में से कितना और इन 6 लॉज में से कितना।
इसका आई के अपने ब्रेकअप नहीं दिया, तो इसलिए हमारी नजर में भी ये सब बराबर है। ओहो, भाई ने कहा सर मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, मैं ये कह रहा था कि 2-2 दिन में रखें, आज कंपटीशन एक खत्म कर दें। अच्छा, उसने कहा सर 2-2 दिन में कराएं, ठीक है, मैं समझा वो 2-2 दिन में होने से परेशान हो रहा है। ठीक है, अवाम तो एक्साइटेड है। चलें आगे, आगे चलते हैं। हमने सवाल देखे, ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स पढ़ा था ऐसे, आपको टाइम तो मिल गया, जुम्मे को आप लोग फ्री हो गए अपने मिड टर्म से, हफ्ता इतवार पीर आप बोर होते रहे, सिवाय अकाउंटिंग के आपके पास कुछ नहीं था करने को। चलें, सिवाय अकाउंटिंग और थोड़े से टैक्स के आपके पास कुछ नहीं था करने को, तो आपने किसी वक्त कभी भूले से एमी किताब खोल के इसकी शक्ल तो देखी होगी कि क्या लिखा हुआ है। मुझे आप पे फख्र है। मैंने आपको समझाया था कि इस टेबल को यूज कैसे करना है, ये बात हमें समझ आ गई है कि जो हमारा पहला खाना है, पहला जो कॉलम है वो है कि जुर्म क्या हुआ है, दूसरा है मुजरिम कौन होगा, यानी कि कौन है जिसने जुर्म किया है, तीसरे में लिखा है कितने अरसे की जेल हो सकती है, कितने अरसे तक की जेल हो सकती है, और चौथे में लिखा है कि कितने रुपए तक का फाइन हो सकता है। नीचे एक नोट दिया हुआ है, नोट ये कह रहा था कि इम्प्रिजनमेंट अकेली भी हो सकती है, फाइन अकेला भी हो सकता है, और दोनों की मिक्सिंग भी हो सकती है। तो अगेन अगर आप में से किसी भी लाइन आइटम आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि जी इतने तक फाइन हो सकता है, इतने तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो बजाय इसके कि मैं एक तीसरा कॉलम बनाता और बोथ लिखता जाता, मैंने उसे गायब कर दिया, नीचे एक लाइन आइटम दे दिया ताकि मैं कम से कम जगह में आपके लिए क्रैमिंग वाली चीज आसान बना दूं। डन। आईकेप की किताब ने उसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया, अलग अलग तरीके से एक चीज को रिपीट कर करके मैंने उसको इस तरह से टेबल में कंप्रीहेंड कर दिया ताकि आपके लिए जरा इसको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाए। ऑफेंस क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा। अगर कोई शख्स किसी के डेटा में, किसी के इंफॉर्मेशन सिस्टम में अनऑथराइज्ड तरीके से एंटर हो जाता है, फॉर एग्जांपल कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल में एक बच्चा अनऑथराइज्ड एंट्री देता है और पकड़ा भी जाता है, और कॉलेज की ख्वाहिश होती है कि उस बच्चे को सजा मिले, तो उस बच्चे को 3 महीने तक की जेल हो सकती है, 50,000 तक का फाइन हो सकता है, या दोनों के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये एक अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि अब ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है, ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह की खरीदो फरोख्त और वो सारा कुछ चल रहा है, जेन्युइनली एक क्राइम है। अगर वो एक्शन लेना चाहें और वो बच्चे को आइडेंटिफाई कर लें और पकड़ लें, तो फिर वो बच्चा जो है उसको 3 महीने तक की जेल हो सकती है। तो वो 3 महीने बाद जेल से निकलेगा तो वो 2 सब्जेक्ट तैयार होके, एक फाइनल का स्टूडेंट है, हम एक वजह से गुजरांवाला जा रहे थे तो पता लगा कि एक स्टूडेंट था, बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, और वो एक गलत मुकदमे में जेल में था। तो पता लगा कि हम गुजरांवाला जा रहे थे तो हमारे टीम मेंबर ने कहा सर वो बच्चा भी यहाँ पे वो है, तो उसने कहा था कि सर जो है ना वो अगर सर के पास टाइम हो और गुजरांवाला आए हुए हो तो उनसे कहिएगा कि जरा आके मिल ले जेल में। अब मैं मिलने गया तो वहां उस बच्चे की फरमाइश बहुत जबरदस्त थी। उसने कहा सर यहाँ बहुत टाइम होता है, किसी तरह मेरे पास कॉर्पोरेट लॉ की किताब भिजवा दें अपनी, ताकि जब मैं बाहर निकलूं तो मैं पेपर दूं और पास कर लूं। तो मतलब ना उस दिन मैं खुद इतना हैरान हुआ कि एक बंदा इतना कमिटेड, तो उसने कहा सर यहाँ बहुत टाइम होता है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ जितने अरसे हूँ, और इल्जाम तो गलत है, वो साबित हो जाना 2-3 महीने में, तो जितने अरसे मैं यहाँ हूँ मैं इतने अरसे कॉर्पोरेट लॉ की तैयारी कर लूँ, बाहर निकल के पेपर दे दूंगा। तो उस दिन मैंने सोचा कि वाकई दुनिया में जो है ना वो अच्छे लोग हर तरह के मौजूद होते हैं, और वो मतलब तो ऐसा है कि बंदा जेल में भी हो और वो कहेगा ठीक यार मेरी लाइफ का टाइम गुजर रहा है, कम से कम इस टाइम का कुछ फायदा तो, आप हॉस्टल में रह के नहीं पढ़ रहे। तो अगला सवाल, क्या उस स्टूडेंट ने पेपर दिया, असल में वो उसको लग रहा था 2-3 महीने की जेल है, वो तकरीबन 1.5-2 साल के ऊपर स्प्रेड हो गई। तो इसलिए कोई ऐसा क्राइम ना करें जिसमें खामखा पकड़े जाए। ये 3 महीने लिखा हुआ है लेकिन डाल के भूल जाएंगे।
वो उसके बाद फिर आप ही अपने आप को बचाते फिर रहे होंगे और वकील कराते फिर रहे होंगे, और फिर आपको समझ आएगा कि 50,000 तो फाइन है जो वकीलों ने आपके साथ करना है। वकील को, थानेदार को, हवलदार को, फलाना को और एंड पे तंग आके जज को, सबको पैसे लगाने पड़ेंगे, फिर दुख होगा अगर अनफॉर्चुनेटली को खराब जज हुआ। नॉर्मली जज अच्छे लोग होते हैं, आपको बताइए। ठीक है जी, देखिए मैं इसलिए जो है ना, आप लोग कहीं गलत हमारी अदलिया के ऊपर कोई आवाज उठाएं तो ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ छोटे लेवल पे एक आध जज इस तरह से हो सकता है कि कुछ करप्शन में इन्वॉल्व हो, अदरवाइज आपको पता है कि जज सिलेक्टेड लॉट है, वो पाकिस्तान में से सबसे अच्छी क्रीम उठा के वकीलों की उन्होंने उनको जज बनाया जाता है। वो मुकाबले का इम्तिहान देते हैं और उसके बाद जाहिर उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, तो उम्मीद है कि वो बड़ी ईमानदारी से फैसले करते होंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो में मैं जितना जज्बाती हो सकता था, उसके बाद जितना कवर कर सकता था मैंने कर लिया। अनऑथराइज्ड एक्सेस, तो अगर आप कभी भी अनऑथराइज तरीके से सिस्टम एक्सेस करेंगे तो हु एवर गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा, जो कोई भी इस तरह की अनऑथराइज एक्सेस करेगा उसको 3 महीने तक की कैद और 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। अगेन मारना आपने रट्टा है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात समझ आई? तो समझने के बाद रट्टा लाजमी मारना है, समझ की बेस पे ये वाला लॉ पेपर में देने नहीं बैठना। एक्सेस टू डाटा कितनी प्यारी सी बात है, समझ आ जाती है, लेकिन उसकी डेफिनेशन देखिए, को 15 तरह के तो लफ्ज लिखे हुए हैं उसमें, तो उसका ये मतलब, ये वाली चीज, ये वाली चीज। तो इसलिए डेफिनेशंस को रटा मार लेना है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, एक बच्चे ने एक ऑनलाइन पोर्टल के लेक्चर चोरी किए, तो जिसने चोरी किए उसने अनऑथराइज एक्सेस की। इवन उसने जाके देखे अनऑथराइज, वो रजिस्टर नहीं था, उसने कोई टोटका लगाया, कोई तरीका करके किसी से पासवर्ड वगैरह लेके अनऑथराइज तरीके से उसे जाके देखा, उसने जुर्म किया। उसने कॉपी कर लिया, उसने फिर जुर्म कर लिया। उसकी हार्ड डिस्क में कॉपी हुए हुए लेक्चर थे, उसने फेसबुक पे एक ऐड लगाया कि मेरे पास फलाना फलाना सब्जेक्ट के फलाना टीचर के 2-2 हजार रुपए में लेक्चर्स अवेलेबल है। बच्चे बड़े एक्साइटेड हो गए। बच्चों ने उनसे बात की ये सोच के कि जुर्म तो उसने किया है, उसने जुर्म किया है ना, चोरी उसने की है, आपने थोड़ी चोरी की है। आप तो 2,000 रुपए दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और ऊपर से बच्चे फिर बड़े आके फखर से नेट पे लिखते भी हैं, मुझे फलाना के लेक्चर चाहिए, आई विल पे फॉर दैट। भाई अगर पे करना ही है तो कॉलेज को पे कर दो, ठीक है? तो जुर्म करके क्यों? लेकिन वही बात है कि कॉलेज फीस ज्यादा मांगता है, वो चोरी शुदा लेक्चर थोड़े से सस्ते में मिल जाते हैं। और मजे की बात है, वो लेक्चर मिलते हैं तो लोग समझते हैं बस यही लेक्चर सब कुछ है, ना उसमें टेस्ट हो रहे होते हैं उस तरह से, ना एक क्लास वाला एक सिस्टमैटिक पैटर्न चल रहा होता है। तो बच्चा जो है वो बेईमानी भी करता है, पैसे भी खर्चता है और फेल भी हो जाता है। अगर फ्री ले लें तो गुना थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं गुना बेलज्जत, गुना भी किया और मजा भी नहीं आया। तो ऐसे में मजे की बात है कि उसमें बरकत का एलिमेंट भी खत्म हो जाता है। पता नहीं आप नोट करें या ना करें, लेकिन एक सॉफ्ट एक चीज चल रही होती है साथ साथ पैरेलल, बरकत। एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा होता है लेकिन होता गलत बच्चा है, पेपर नहीं पास हो रहे होते, अगले सेशन में वो कुछ गुनाहों से तौबा करता है और पेपर पास हो जाता है। ये बरकत का ना साइड बाय साइड एक एलिमेंट चल रहा होता है, नजर नहीं आता बट ये एग्जिस्ट करता है। तो अक्सर जगह आप कहते हैं मैं क्यों फेल हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर आप थोड़ा सा गौर करते हैं तो आपने वालिदैन से कोई बहुत गलत बदतमीजी की होती है, आपने किसी जगह किसी दोस्त का कोई नुकसान किया होता है, और आप तौबा करते हैं और आप अगली दफा उस चीज को बेहतर करते हैं, पेपर एम ही पास हो जाता है आधी मेहनत के साथ। तो एक आपकी एफर्ट है और फिर एक अगला सिस्टम भी है, तो रूहानी सिस्टम भी इंप्रूव रखने बड़े जरूरी है। तो उसके लिए जो चोरी है ये खतरनाक है। पता है बात ये कि चोरी बंदा तब करे जब सारे बड़े फिरौन बन के बैठे हुए हो, बहुत ज्यादा कहें कि जी बस हम आग लगा देंगे, तंग कर देंगे। आपको बेहतरीन कॉलेजेस के बेहतरीन लेक्चर्स बड़े सब्सिडाइज अमाउंट में मिल जाते हैं, आप थोड़ा सा आगे हल्की सी कोशिश करें आपको मिल जाते हैं, आप कोशिश नहीं करते। हाँ मतलब वो ये इवन आजकल पता है फेसबुक पे एक बच्चा अगर वो कर दे जी मुझे सब्जेक्ट में सब्सिडाइज लेक्चर्स चाहिए, मुझे नहीं मिल रहे, तो अक्सर कॉलेजेस के नुमाइंदे पहुंच जाते हैं, यार हम दिलवा देते हैं। तो इसलिए चोरी सबसे आखिरी चीज है, मतलब इस तरफ नहीं जाना चाहिए आज के दौर में, जबकि इतने सारा, मतलब अगर मैं बताऊं इस क्लास में से कम से कम 200 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद 5,000 या उससे कम पैसे दिए होंगे, कम से कम 200 बच्चे होंगे, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं मैं। इस क्लास में, मतलब इस क्लास के जो टोटल वो लोग जो नजर नहीं आते, वो जो खलाई मखलूक जो कि बिल्कुल वर्चुअली वो हैं, मौजूद हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे, तो कम से कम 200 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 5,000 या उससे कम पैसे दिए।
टोटल बच्चा 800 के करीब। हाँ ऑनलाइन मिला के कह रहा हूँ, इस क्लास की बात कर रहा हूँ। तभी तो मैं परेशान होता हूँ कि ये कितनी तादाद टेस्ट दे रही है और क्या वो है, वो स्लीपर सेल्स है, वक्त पढ़ने पे जागेंगे और अचानक से पटेंगे। ठीक है, तो हाँ स्लीपिंग पार्टनर्स ज्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए अगर आप वाकई कभी आप या आपका कोई दोस्त किसी माली मुश्किल में है और जेन्युइनली आप परेशान है, एक ये ना कि आपको घर वालों ने पैसे भिजवाए हैं, घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं, फिर आप बिला वजह आके बार्गेन मत करें। क्यों होता ये है कि जब कॉलेज वाले कुछ बच्चों को सस्ते में दे देते हैं तो फिर उनकी भी बस हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने खर्चे भी पूरे करने होते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप किसी और का हक मत मारें। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट मुझे इस कैंपस को लेके ये काफी कॉन्फिडेंस है अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे अगर एक बच्चा आता है और वो जेन्युइनली डिजर्व करता है और वो बात करता है इनसे और इन्हें समझ आ जाती है, तो उसको हर तरह से अकोमोडेट करते हैं। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आपको अकोमोडेशन मिलती है, तो जरूरी नहीं कि उसके बावजूद आप जो है वो चोरी की तरफ जाएं या इस तरह से लेक्चर वगैरह। और अब तो आधे तो यूट्यूब पे मिल जाते हैं, आईकेप की रिवीजन क्लासेस, पूरे कोर्स खत्म हुए हुए होते हैं, आधा आधा कोर्स खत्म हुआ होता है, नहीं तो 2-3 सेशन की क्लासेस जोड़े, किसी ने कोई स्टैंडर्ड कराया, किसी ने कोई स्टैंडर्ड, आपको काफी कुछ मिल जाता है। तो जब हलाल तरीके से बहुत कुछ मिल रहा हो तो फिर बिला वजह हराम की तरफ मत जाए। और वही बात है कि वो हराम भी आपको पैसे से मिल रहा है। दोस्त को फ्री लेक्चर देना क्या है? अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। देख रहे हैं, अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, एक जगह से दूसरे दोस्त तक मुंतकिली। Whoever without authorization, वो जिसने अपने ऑनलाइन कॉलेज से पूछे बगैर कॉपी किया या किसी भी और तरीके से ट्रांसमिट किया या causes to be transmitted, ट्रांसमिट किया नहीं, उसने कहा मैं इस गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता, दोस्त को कॉल की, उसने कहा यार मैं तुम्हें अपनी हार्ड डिस्क आके नहीं दूंगा, मेरे कमरे में पड़ी है, तुम किसी वक्त आके हार्ड डिस्क उठा के कॉपी कर लेना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिसने खुद ट्रांसमिट किया और कॉजेस टू बी ट्रांसमिट, लॉ है ना, बहुत एहतियात करनी पड़ती है। जिसने खुद ट्रांसमिट किया या जिसने वो असबाब पैदा किए जिससे वो डाटा ट्रांसफर हो जाए, इस दफा लगेगी 6 महीने की। ये शुरू में बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी जिंदगी खत्म थोड़ी हुई है, आगे बड़ा कुछ और मौजूद है। पता है कभी भी गुनाह करने के बाद पता लगे वो गुनाह है तो उस वक्त तौबा करके अगर आप आइंदा अपने आप को महफूज रखें, तो वही बात है, अनजाने में होने वाला गुनाह उस तरह से नहीं है। हाँ अगर आपने अनजाना बनने की कोशिश की हो तो वो एक अलग चक्कर है। ये तो कानून बता रहा हूँ सर, कानून सुन के डर लग गया, अल्लाह की बात सुन के कोई डर नहीं लगा, ये कमाल है, वैसे जबरदस्त हो गया जी। अगर कॉलेज की इजाजत इसमें है तो कोई मसला नहीं, इजाजत इंपॉर्टेंट है। ये अगर एक बच्चा लेक्चर देख रहा है और साथ एक और बच्चा आके एवं देख लेता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता है क्या, आप कॉलेज से कहें कि जी मुझे कॉलेज में ना एक जगह प्रोवाइड करें, आप अपनी लाइब्रेरी में कोई मेरे लिए एक सीट रखें, मैं यहाँ आके लेक्चर देखूं, मुझे फैसिलिटेट करें कॉलेज का। अगर क्यों, तो आप कहेंगे जब मैं घर में लेक्चर लगाता हूँ ना हॉस्टल में, तो जाहिर है हॉस्टल में एक कमरे में 4-4 लोग होते हैं, जब मैं लेक्चर लगाता हूँ तो मेरे साथ वाले भी वो लेक्चर देखना शुरू कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं आपका डाटा लीक ना हो रहा हो, तो कॉलेज वाले खुद ही कह देंगे नहीं बेटा हम यहाँ एकोमोडेट नहीं कर रहे, कोई नहीं, देखने तो जो देख रहा है, कितना को पास हो जाना है। हो सकता है वो आपसे कहेंगे ठूटिया लगा के देखा करो, इससे जो है ना वो दोस्त जो है वो महफूज रहेंगे। तो अगेन एक भाई ने कहा सर किसी तरह से बस जायज डिक्लेयर करवा दें। मैंने आपको बताया ना, अगर वाकई आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, मैं आपको बताऊं इस वक्त भी कॉलेजेस जिस अमाउंट पे, मैंने शायद कभी पहले बताया हो, मैंने 2005 में 12,000 रुपए में कैफ का पेपर पढ़ा है, 2005 में, 16 साल पहले। तो इतना तो कम से कम सोचें कि 16 साल बाद ये शायद 50,000 रुपए प्राइस होनी चाहिए थी। मैं बता ही रहा हूं कि अगर उसके बावजूद भी मार्केट कंपटीशन में आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ये सोचें बहुत महंगी फीस है। इस वक्त बच्चों के स्कूलों की 15-16 हजार पर मंथ फीस है, छोटे छोटे से बच्चों की। मैं ब्रांडेड स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, बहुत ब्रांडेड की, वो तो 37,000 पर मंथ ले रहे हैं। शोएफात मेरे ख्याल में 1.5 लाख रुपए ले रहा है पर मंथ। शोएफात एक मतलब
वो है यूनानी स्कूल की एक चेन है, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। अमेरिकन स्कूल से 2 लाख रुपए ले रहा है पर मंथ। तो आप लोग माशाल्लाह जिस लेवल की एजुकेशन के जितने मुनासिब पैसे दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसमें बेईमानी ना करें। और अगर आप वाकई डिजर्व करते हैं, यकीन माने आप डिजर्व करते हैं, आप कॉलेज आके ना बंदे के चेहरे से पता लग जाता है वो कितना सिंसियर है। फ्रंट ऑफिस वालों को अच्छी खासी पहचान हो चुकी होती है। आप उधर आके अगर जेन्युइनली बताते हैं ना मेरा ये प्रॉब्लम है, और वाकई आपका वो प्रॉब्लम है, आपको यकीन माने बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। जी, ऑर्फन को स्ट्रेट अवे इन्होंने 50% डिस्काउंट कहा हुआ है। जो सेकंड टाइम पढ़ा उसको भी 50% ऑफ है। मतलब ये बहुत सारे बहाने से कोशिश करें कि अकोमोडेट करें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बाकी सबको भी आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस करें कि यार डिजर्विंग को दे दिया करो डिस्काउंट। अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं हर जगह। खैर वापस इधर आते हैं। अनऑथराइज एक्सेस समझ आई, अनऑथराइज कॉपिंग समझ आई। इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा, एक्सेस नहीं किया, छेड़छाड़ कर दी। आपने अपने एक दोस्त को बताया, आपने कहा जी मैं कॉलेज से क्लासें लेता हूँ, बड़ी जबरदस्त क्लासेस चलती हैं, बड़ा कोई ताखीर नहीं होती, कुछ नहीं होता। उसने कहा अच्छा अभी देखता हूँ तुम्हारे कॉलेज को। जनाब उसने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करके क्रैक वो करके आपके लॉगिन से वो होके सिस्टम में उसने वायरस फेंक दिया, और पूरा सिस्टम बुरी तरह से मुतासिर हो गया। उसने एक्सेस नहीं हासिल किया, उसने सिस्टम मुतासिर कर दिया, सिस्टम के साथ इंटरफेयर किया। इंटरफेयर मतलब मुदाखलत की है। तो अगर कोई इंटरफेयर करे तो whosoever interferes with or damage or causes to be interfered with or damages any part or whole of an information system or data, जो डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ करे, सिस्टम को सबूरताश करे, खराब करे, तबाह करे, डैमेज करे, उसके साथ कोई भी खराबी करे, तो ऐसे में सजा अनऑथराइज एक्सेस वाले से भी ज्यादा हो जाएगी, 2 साल तक की कैद और 5 लाख तक का जुर्माना। डन। अब अनऑथराइज एक्सेस को जरा अगले लेवल पे लेके जाते हैं। अभी तक सादा अनऑथराइज की एक्सेस की बात की थी, जिसमें हमने ऑनलाइन कॉलेजेस, क्लासेस और उसकी पोर्टल्स की बात कर ली। अनऑथराइज एक्सेस अगर कोई करे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप समझ आए क्यों डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे, कि आपको समझ आ जाए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज को अगर अनऑथराइज एक्सेस किया, या इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह या डाटा को, तो whoever gains unauthorized access to any critical infrastructure, information system और डाटा, 3 साल और 1 मिलियन। आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा होगा कि ये कॉलम भी याद करने वाला नहीं है, जो सेकंड कॉलम है। पीछे वाले को कहते हैं जिसने ये किया, तो असल में जुर्म और सजा ये याद करनी है। तो सबसे बड़ा वाला कॉलम मैंने गायब कर दिया, उससे जिंदगी थोड़ी सी और आसान हो गई। अभी भी आप कहेंगे सर रट्टा नहीं लगता, और अगर गौर से देखें तो ये एक तरतीब में, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े ऑफेंस की तरफ जा रहे हैं। अनऑथराइज कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा, सारी कहानी वही, सिर्फ इस तरह से हो गया। Whosoever and without authorization, ये वही तकरीबन ऊपर वाली कहानी है। 5 साल तक, 5 मिलियन तक। क्या आप कोई रिलेशन बनाने की उसमें पहुंचे? शायद इसका इससे रिलेशन बन जाए, बनेगा 10 गुना, लेकिन फाइन 10 गुना नहीं है। फाइन कितने गुना है? 50 गुना। 50 गुना। इसको देखते हैं, ये 3 महीने और 3 साल और 50,000 से 1 मिलियन। तो हो सकता है कि आप एक टाइम पे एक रिलेशन आइडेंटिफाई कर लें कि मैं ऊपर वाले याद कर लूं और नीचे को इतने इतने से मल्टीप्लाई कर दूं। और हो सकता है आप इतनी साइंस में ना पढ़े, आप कहें यार है ही कितनी सी रोज, नीचे बात ही एक रह गई है। तो हो सकता है आपको खुद पे शर्म आए और आप कहेंगे जी मैं बिला वजह ज्यादा उल्टी लॉजिक की तरफ जा रहा था, मैं रट्टा ही मार लेता। या हो सकता है आप रट्टा मार लें 3 6 2 3 5 7, फिर पेपर में आए तो आप सोचें अच्छा वो दूसरी लाइन में था, तीसरी लाइन में था, तीसरी वाली लाइन में था। तीसरी वाली लाइन में क्या आता था? 3 6 2, हाँ ये 2। तो अगेन ये अलग अलग टोटके हैं। मतलब मैं अब आपको क्या समझाऊं, आप माशाल्लाह रट्टे के इतने चैंपियन मौजूद है, तो ये मैं सारी इस तरह की निशानियां गायब कर देता हूँ। ये सारा कुछ आपने सोचना है कि आप इसको कैसे रट्टा मारें। मैंने आपको क्या बताना है, इंटरफेरेंस करें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के साथ, जो भी इंटरफेयर करेगा उसको 7 साल और 10 मिलियन।
अब ये 3 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं और ये 3 सादे हैं। उन्हीं 3 का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्जन है वो उससे नीचे था। और एंड पे एक बड़ा खूबसूरत है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, डिपिक्शन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ प्रेज और सेलिब्रेशन इन डिजायरेबल मैनर। जी, अगर एक बंदा जुर्म करता है और उसके बाद वो इंटरनेट पे फेसबुक पे आके बड़ा तशहीर करता है उस चीज की, वो कहता है जी मैंने तो जो सिस्टम हैक किया है ना, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ गई है ना, मैंने तो इनको मतलब जिस तरह से अजियत डाल दी है, जिस तरह से तंग कर दिया है, यानी कि एक तो जुर्म हो, ऊपर से उस जुर्म को खूबसूरत करके बयान किया जाए और लोगों को इस पे कन्विंस किया जाए। जैसे एकदम से एक बच्चा कह देता है कि ये वाले लेक्चर मैंने तो आराम से डाउनलोड कर लिए हैं, किसी को चाहिए हो तो मुझे बताना और बताओ किस कॉलेज के चाहिए। अब ऐसे में वो बहुत ज्यादा प्रेस कर रहा है, बहुत ज्यादा अपने ऑफेंस को ग्लोरीफाई कर रहा है, बहुत ज्यादा उसकी इज्जत कर रहा है, बहुत ज्यादा उसको वो कर रहा है, अहमियत दे रहा है और लोगों की नजर में उसको मौदबर करके बयान कर रहा है, जिससे दूसरों के दिल में भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है यार मैं पागल हूं, मैं खामखा फीस दे के पढ़ रहा हूँ जब ये सब कुछ इतने मजे से हो सकता है। तो जो इस तरह से कर रहा है वो सबसे बड़े वाले जोन में आएगा, वही बड़े वाला जोन जो कि 7 साल, यानी कि whosoever prepares or disseminate information through any information system or device with the intent to, जिसने भी ऐसा कोई खाका बनाया, ऐसे कोई नक्शा बनाया, ऐसा कोई इमेज बनाया, ऐसा कोई ब्रोशर बनाया, ऐसी कोई पोस्ट बनाई, ऐसा कोई सेंटेंस लिखा with the intent to glorify an offense, जिससे उसका मकसद था किसी ऑफेंस को मौजिज करके बताया जाए, यानी किसी ऑफेंस को खूबसूरत करके बयान किया जाए, यार देख तेरे भाई ने जो किया ना ऐसा तो कोई भी नहीं करता। Relating to terrorism or any person convicted of a crime relating to terrorism, terrorism से related कोई offense या terrorism से related कोई और crime है उससे, और activities of prescribed organization और इंडिविजुअल्स और ग्रुप, किसी खास इंडिविजुअल, किसी खास ग्रुप, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन की किसी चीज को बहुत ज्यादा आप, तो हो सकता है गवर्नमेंट कह दे कि जी कल से फलाना, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि अदलिया के बारे में किसी किस्म का तमस्कुर करने वाले को 5 लाख सजा होगी या इस तरह से होगा फलाना, किसी ने अगर किसी सियासी पार्टी के बारे में कोई गलत पोस्ट की तो उसको इस तरह से सजा मिलेगी। तो अगेन इस तरह के मुख्तलिफ कानून हैं जिसमें गवर्नमेंट अचानक से किसी भी इदारे को हाईलाइट करके कह सकती है कि इस इदारे से रिलेटेड कोई गलत बात या इस इदारे का तमस्खुर करना या इस इदारे के बारे में कोई बुराई को ग्लोरीफाई करके बयान करना, तो उसको वो जुर्म की शक्ल दे सकते हैं। तो जिसको वो प्रिस्क्राइब कर देंगे उस इदारे, उस इंसान या उस महकमे के बारे में बात करना भी ऑटोमेटिकली ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस में आ जाएगा, जिसकी वजह से 7 साल तक की कैद और 10 मिलियन तक का जुर्माना या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। भाई का सवाल जो क्या है, जो यस बिल्कुल, जो तंजीम आके कहे कि जी हाँ ये टेररिस्ट एक्टिविटी हमने करवाई है, तो टेक्निकली इस उसके मुताबिक वो काबिल जुर्म है। जब जैसे कोई वीडियो आती है कि जी हाँ भाई हम लोगों ने किया, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो ऐसे में उस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई इस कानून के अंदर की जा सकती है। जी जी, क्योंकि वो बड़ा फख्र से बता रहे हैं कि ये वाली हरकत हमने की है और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ भाई हम लोगों ने जो किया वो तो इस्लाम की बहुत बड़ी जो है वो खिदमत है। जी बिल्कुल, अगेन वही बात है कि अगर मल्टीपल है तो फिर हम बड़े वाले की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है। अगेन एट एनी गिवन टाइम कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे अगले दिन आके कहें सर मैंने खबरों में ये सुना फलाना को तो सजा नहीं हुई, फलाना को सजा नहीं हुई। मैं आपको कानून बता रहा हूँ, कानून इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, कानून इंटरप्रेट हुआ या नहीं हुआ, मुजरिम को सजा मिली या नहीं ना मिली, ये हमारे स्कोप से बाहर है या अदालतों के स्कोप में या पुलिस के स्कोप में। हमारा स्कोप ये है कि हम क्लास में बैठ के देखें कि जुर्म किसे कहते हैं और फिर आपके लेवल पे जो जुर्म है मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ताकि किसी भी टाइम पे आपको ये ना लगे कि हम तो शुगल में वो लेक्चर से एक दूसरे से कॉपी पेस्ट कर रहे थे। टेक्निकली जो कर रहे हैं वो जुर्म है। अगर पकड़े जाएं और कॉलेज पकड़ना चाहे, सजा देना चाहे, तो सब पॉसिबल है। और आपको पता है कि ऐसे में फिर फेसबुक से भी अगर डाटा मांगेंगे तो वो भी डाटा प्रोवाइड करेगा। अगर गवर्नमेंट लेवल पे डाटा मांगा जाए या किसी इंस्टीट्यूशन लेवल पे डाटा मांगा जाए तो वो भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मुजरिमों के लिए किसी के पास कोई किसी के दिल में गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि हो सके तो कॉलेज से ही बात कर लें या अपने वो दोस्त जो के लेक्चर देख रहा है उससे कहें यार एक दफा कॉलेज को बता दो, मेरा रूममेट है वो भी साथ देखता है, कोई मसला तो नहीं। हो सकता है कॉलेज वाले वैसे ही कहते हैं हाँ यार ठीक है, अब किस तरह से कितना बचा लोगे अपने दोस्त से। मैंने आपको तरीका बताया ना, कॉलेज को फरमाइश ऐसी डाल देंगे उनके लिए मुश्किल हो, उनसे कहें जी यहाँ मुझे एक खास कोना अता कर दिया जाए जिसमें मैं हूँ, मेरा लैपटॉप सामने बैठा, मैं लेक्चर सुनूं, क्योंकि हॉस्टल में सुनता हूँ तो और बच्चे भी सुनते हैं, मुझे लगता है कहीं जुर्म ना हो जाए।
तो अगर कॉलेज वाले कह दे नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, ठीक है मजबूरी है, खैर ऑनलाइन में ऐसा हो जाता है, अगर कॉलेज कह दे, भाई देखिए ऑनलाइन में ऐसा हो जाता है ये सबको पता है, लेकिन अगर कॉलेज आपको जिसकी प्रॉपर्टी है वो कह दे तो फिर वो जुर्म की डेफिनेशन से निकल जाएगी। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज से मामलात किस तरह से चल रहे हैं। अगर तो ओरल चल रहे हैं तो ओरल भी, और कॉलेज के साथ आपका एग्रीमेंट शुरू में रिटर्न हुआ, उसके अलावा बहुत सारी चीजें, हाँ भाई वो लेक्चर आ जाएगा, उन्होंने कहा हाँ जी आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा फलाना, तो अब अगेन ये डिपेंड करता है कि चूंकि आपको पता है ओरल हो या रिटर्न हो या इम्प्लाइड हो, तीनों तरीकों से कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर पूरी हो जाती है। लेकिन कॉलेज का रेलेवेंट बंदा, पता लगे एक ऑफिस बॉय को आप रोक के कहें कि यार वो मैं अपने दोस्त के साथ लेक्चर बैठ के देख रहा हूँ, तो वो नहीं, फ्रंट ऑफिस का स्टाफ या कॉलेज के जो ऊपर की इंतजामिया के जो लोग हैं, इवन टीचर्स भी नहीं, जो इंतजामिया के लोग हैं वो, और जो कॉलेज का फ्रंट ऑफिस का स्टाफ है हु हैज बीन ऑथराइज्ड, जिनको एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरह की अथॉरिटी है कि देखे ना, जब उस फ्रंट ऑफिस के बंदे को ये ऑथराइजेशन है कि एक बच्चे को कम फीस पे वो एडजस्ट कर सकता है, उसको डिस्काउंट, हाँ हो सकता है कॉलेज वाले कहेंगे जिसको बिल्कुल फ्री वो करना है वो एक दफा प्रिंसिपल साहब के रूम से एक दफा वो एप्लीकेशन होके आए, तो हो सकता है फिर वो उस बच्चे को इजाजत देने से पहले एक दफा प्रिंसिपल साहब से पूछें। तो कहने का मतलब है आपके सामने जो कॉलेज का एजेंट है अगर उसने आपको कह दिया है तो फिर आपके ऊपर बर्डन नहीं आता। जी जी, लेक्चर अगर एक वक्त में 2 डिवाइस पे चल जाते हैं तो क्या इसका इम्प्लाइड मतलब है कि ये 3 मतलब 2 भी बल्कि नहीं कई दफा 3 डिवाइसेस पे चल जाते हैं, क्या इसका इम्प्लाइड मतलब है? नहीं। होता क्या है, कभी आप ऑन द गो हैं, घर पहुंचे हुए हैं, लैपटॉप यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने अपने मोबाइल पे लेक्चर लगा लिया, कभी आप हॉस्टल में बैठे हुए हैं, आपने अपने लैपटॉप पे लगा लिया, कभी कॉलेज में आए हुए हैं, तो इसलिए कॉलेज को भी ये पता होता है कि एक बच्चा हो सकता है कि एक लेक्चर को एक से ज्यादा सेशन के बीच में आपका मोबाइल चेंज हुआ, तो 2 के करीब मोबाइल और 1 के करीब लैपटॉप या इस तरह की डिवाइस, तो कॉमनली 2 या 3 डिवाइसेस का इसलिए अलाउ किया जाता है कि अपना ही बच्चा, रजिस्टर्ड बच्चा अगर सिर्फ डिवाइस चेंज कर रहा है फॉर सम रीजन, देखिए ना आप घर जा रहे हैं, रास्ते में आपके पास अच्छा 4G 3G आ रहा है, तो आपने सोचा चलो एक लेक्चर ले लें, पता नहीं मतलब इतने जज्बाती लोग हैं या नहीं, लेकिन अक्सर लोग ऐसा करते हैं। मैं अपने जमाने में कई दफा ट्रेन का बड़ा सफर होता था तो ट्रेन में वो किताब लेके ऊपर लेट जाता था बर्थ पे, बड़े आराम से सफर में अच्छे खासे चैप्टर तैयार हो जाते थे, रिवाइज जब रिवाइज करना हो। पता नहीं मतलब मेरी तरफ सारे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे, हो जाता है मतलब शौक हो तो बंदा कर लेता है, ऐसे ही है। अब तो लेक्चर इतने मजेदार तरीके, अब तो ये ऑनलाइन ने डायमेंशन ही बदल दी है, कॉलेज आते हुए कान में ठूटियां लगाई हुई हैं, लेक्चर चल रहा है। कहने यार वो वाली डेफिनेशन मुझे समझ नहीं आ रही थी, एक दफा दोबारा पढ़ूंगा किताब, सर नहीं नहीं सर ने उस वाले लेक्चर में की थी, बाइक पे बैठे आपको पता है 20 मिनट का रास्ता है, आपने जनाब लेक्चर उस जगह पे पहुंचाया, क्लिक किया, कानों में टूटी लगाई और चलो जी बाइक पे चले आ रहे हैं, लेक्चर सुनते आ रहे हैं। लेक्चर के चक्कर में ठीक है जी, इन्होंने कहा लेक्चर के चक्कर में हमारी टक्कर होने लगी थी, तो अब ऐसे में ऑब्वियसली आप जब सड़क पे होंगे तो आपको ये पता होगा कि लेक्चर सुनने और सड़क के प्रोटोकॉल में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सड़क का प्रोटोकॉल है, और वैसे भी आप इतने ध्यान से कौन सा सुन रहे होते हैं, मैं भी इसीलिए तो कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ हाँ सड़क पे भी सुन लें, घर बैठे भी सुन लें, चलो 10 दफा सुने, 2-1 दफा शायद समझ आई जाए। ठीक है, मेरे ख्याल में हम लोगों ने इन सारों पे बात की, मकसद ये था कि आप लोगों को वो घबराहट ना हो कि नहीं जी वो सर ने तो हमारे साथ जुल्म कर दिया, हमें बस एक नक्शा दिखाया और कह दिया जी याद कर लेना, तो मैंने इन सबको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन जरूर कर दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। अब ऑब्वियसली कल फिर हमारे पास मार्जिन ज्यादा होगा, हम बड़े अरसे बाद कल ज्यादा पढ़ेंगे, अभी तक हमने ज्यादा बड़े अरसे से ज्यादा नहीं पढ़ा, कल इंशाल्लाह ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।